हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द जागरण एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो पॉलिटी में पार्लियामेंट चैप्टर है वो आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पार्लियामेंट से जितने भी एमसीक्यू आज तक के जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सारे को एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। लगभग 40 to 45 क्वेश्चन इसमें होंगे और ये आपके सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। जो भारत में जो सरकार की जो संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो किस देश से ली गई है। तो ये हमारे संविधान में जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो आंसर नंबर सी इसका सही है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि संसदीय जो सरकार होती है उसकी इनमें से कौन सी विशेषताएं सबसे प्रमुख होती है। तो देखिए, जो संसदीय जहाँ भी सरकार होती है उसके दो विशेषताएं होती हैं। एक, जो संसद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। इन द सेंस क्या है कि संसद से जितने भी मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री परिषद होती है जिसे कैबिनेट कहते हैं, उसके सारे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, संसद के प्रति। तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, ये जो संसदीय सिस्टम होता है सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर होता है वो यही होता है कि संसद के जितने भी मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई लॉ बना, तो उस लॉ से कुछ अगर खराबियां हैं तो उसको एक मंत्री अगर हटाया जाता है तो सामूहिक रूप से उसको सब जवाब देते हैं, क्योंकि जो लॉ बनता है सारे मंत्रियों के सहयोग से बनता है, सारे मंत्री उसमें राय अपना देते हैं, इसलिए कोई भी लॉ बनता है। इसीलिए जो मंत्रिपरिषद होती है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आपका आंसर है डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कथन है ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शायद 2-3 बार यूपी के एग्ज़ाम में आया है, शायद लोअर पीसीएस में कि यूपी पीसीएस में आया है ये एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिखा है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, व्यवस्थापिका क्या होती है। देखिए, संसद जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है व्यवस्थापिका, एक आती है कार्यपालिका और एक आती है न्यायपालिका, जिसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं। तो इसमें व्यवस्थापिका की बात करता है। तो व्यवस्थापिका में जो आते हैं वो संसद आता है, क्योंकि जो संसद होता है वही लॉ बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है। तो देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट है या संसद है उसके 3 भाग होते हैं या 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, नेक्स्ट होता है राज्यसभा। मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पार्लियामेंट है मतलब संसद है, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये एक लोकसभा, एक राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट होता है वो अभिन्न अंग होता है। तो संसद के कौन से 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, राष्ट्रपति या राज्यसभा, लोकसभा। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो संसद का अंग नहीं होता। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के कितने सदन हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो देखिए, जो राज्यसभा होता है उसको उच्च सदन कहते हैं, और राज्यसभा जो है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो उच्च सदन कौन सा होगा, राज्यसभा। तो निम्न सदन क्या होगा, लोकसभा। तो इसका आंसर क्या है, लोकसभा। पूछ रहा था संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। तो अभी मैंने बताया कि उच्च सदन का है, उसका मतलब क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है।
तो देखिए संसद के जो लोकसभा होता है उसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो जितने भी मेंबर आते हैं वो लोगों के द्वारा चुने होते हैं और लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है तो वो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं वो किसी का प्रतिनिधि करते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिनिधि सभा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है। तो स्थायी सदन का मतलब ये होता है कि कौन सा सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। तो देखिए हमारे संसद में जो राज्यसभा है, जो इन द सेंस राज्यसभा है, वो कभी भी भंग नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्यसभा, उसको कभी भी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि संसद है, ठीक है। अब संसद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, विपक्ष के भी मंत्री होते हैं, या जो चुन के आते हैं लोकसभा में वो भी मंत्री होते हैं, जो सत्ता पक्ष होती है उसमें मंत्री होते हैं। लेकिन जो मंत्री, चाहे वो विपक्ष का तो कोई मंत्री कैबिनेट में होगा नहीं, तो वो मंत्री जो कैबिनेट के पार्ट्स होते हैं या कैबिनेट में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री, ये सारे जिस कैबिनेट के पार्ट हैं उनको सरकारी सदस्य बोलते हैं, और बाकी जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। तो इसे पूछ रहा है गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य, मतलब जो मंत्री बने हैं उनको छोड़ दिया जाए और बाकी जितने भी पार्लियामेंट में सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जितने लेवल के क्वेश्चन हैं, गारंटी है कि आप इसमें पूरे के पूरे सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। गारंटी है कि आप इसको पूरे के पूरे सही नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं यकीन है तो आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो देखिए एक आर्टिकल 105 है, जो संसद के सदस्य के जितने भी होते हैं उनके कौन कौन से विशेषाधिकार है और कौन कौन से उनको जो कह सकते हैं कि पावर मिलेगी वो दिया है आर्टिकल 105 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो दोनों सदन का मेंबर नहीं होता, लेकिन वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए नया साल जब स्टार्ट होता है ना, तब संसद को संबोधित करता है प्रेसिडेंट प्रतिवर्ष। और फिर जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ और जब नई लोकसभा आई तो उसके जितने भी नए नए मेंबर आए हैं उसका जो पहला दिन होता है उस दिन भी प्रेसिडेंट उनको संबोधित करता है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव सिस्टम अपनाई जाती है, प्रणाली अपनाई जाती है। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो देखिए ये जो है ये 1951 का सिस्टम है। ठीक है, और ये होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब जो इसमें जितने भी मेंबर चुने जाते हैं हर एक प्रदेश के हिसाब से उसके मेंबर मतलब डिवाइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। देखिए सिंगल वोट सिस्टम। ठीक है, सिंगल वोट सिस्टम 3 लोगों के अपनाई जाती है। तो कौन कौन से, एक राज्यसभा के मेंबर जितने भी चुने जाते हैं वो, प्रेसिडेंट और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो चुने जाते हैं उसमें हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। तो ये सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवारों को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए। देखिए जो लोकसभा में चुने जाने का जो कैटेगरी होता है उसमें उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। मतलब ये है कि मान लीजिए एक आदमी है, वो मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए वो इलाहाबाद का निवासी है। ठीक है, वो इलाहाबाद का रहने वाला है। ठीक है, लेकिन वो किसी पार्टी ने उसको
उम्मीदवार एमपी का उम्मीदवार बनाइए, लोकसभा के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार बनाइए, कहाँ से, मान लीजिए गोरखपुर से, तो वो चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही ऑप्शन नंबर बी सही है कि उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। जहाँ से मतलब उसको सीट लड़ने के लिए मिले वहाँ का उसका जो वोटिंग के लिए जो सूची आती है उसमें उसका नाम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि क्या है, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, सेकेंड है दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या चुनाव खर्चा का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। तो देखिए ये तीनों पॉइंट है, अगर ये तीनों में से कोई भी सदस्य विफल हो जाता है तो उसको संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है या अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। मतलब कहा जाता है कि मान लीजिए एक मेंबर है, वो 60 दिन तक पार्लियामेंट में नहीं गया है या संसद में नहीं बैठा है, तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। अगर उसने मान लीजिए 60 दिन तक नहीं गया और उसने पहले ही बता दिया है लोकसभा स्पीकर को, तो उसकी सदस्यता नहीं कैंसिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है। तो देखिए हमारी जो संसद है उसको सिर्फ एक आदमी भंग कर सकता है और वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति सिर्फ लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा भी नहीं भंग होती है। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए, राज्यसभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लीजिए आप। राज्यसभा देखिए, राज्यसभा से रिलेटेड 3-4 पॉइंट है। ये क्या है, ये उच्च सदन है, इसको उच्च सदन होते हैं, इसे कभी भी भंग नहीं कर सकते, कभी भी भंग नहीं होगी। ठीक है, और इसके जो मेंबर आते हैं वो हस्तांतरणीय मत पद्धति से चुन कर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुआ था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये जो अमेंडमेंट था ये संसद और जो विधानसभा होती है, जो राज्यों की लेजिस्लेचर होती है, उनसे रिलेटेड जो अयोग्यता के लिए किया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। देखिए संसद में जितने भी लोग हैं उनकी मान लीजिए कि किसी पे मुद्दा उठा, किसी एमपी पे लगा कि ये अयोग्य है, तो उसका जो कह सकते हैं जो डिसीजन लेता है वो प्रेसिडेंट लेता है, चुनाव आयोग से पहले बातचीत करता है और उसके बाद उससे डिसाइड करता है कि ये अयोग्य है या नहीं है, तब फैसला देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति या संसद। तो जो सांसद होते हैं, जो एमपी होते हैं, उनके जो वेतन होते हैं उनका निर्माण पार्लियामेंट ही करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है। तो 6 महीने का। मान लीजिए कि आज पार्लियामेंट बैठी, तो पार्लियामेंट में ये कहा जाता है कि इसके बाद 6 महीने के अंतर में दोबारा पार्लियामेंट जरूर बैठनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों जो सदन होते हैं, मान लीजिए आज बैठी किसी डेट को, तो 6 महीने के बाद फिर बैठनी चाहिए उसी डेट को। 6 महीने मतलब मैक्सिमम जो अंतर होना चाहिए वो 6 महीने का होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम होता है। देखिए मतलब ये होता है कि कितने मेंबर होंगे तो संसद चल सकता है। तो टोटल मेंबर का 1/10 जो होते हैं, उतने अगर सदस्य आए हुए हैं तो चल सकता है, उतने कोरम कहते हैं। गणपूर्ति मतलब इतने सदस्य आए हैं तो कोई भी वाद विवाद हो सकता है, तो 1/10 होता है इसके संख्या। ठीक है, देखिए कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए नंबर क्या है, कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होता है। कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जाता है। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदन के कोरम पूरा ना होने पर भी कार्रवाई शुरू कर सकता है। देखिए डी नंबर तो गलत है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी पावरफुल आदमी हो, बिना कोरम पूरा किए हुए पार्लियामेंट नहीं चल सकती, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है,
कोरम केवल लोकसभा में पूरा होता है? नहीं फ्रेंड्स, कोरम जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा, जो विधानसभा होती है उसमें भी ये होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होता है? नहीं, पीठासीन अधिकारी को मिला के 1/10वां भाग होता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी भी उस सदन का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि लोक कोरम के लिए लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मानते हैं कि लोकसभा में अगर 550 सीटें हैं तो 1/10 55 हो गई, और राज्यसभा में 250 सीटें हैं तो 1/10 25 हो गई, तो करेक्ट है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो देखिए, एक संचित निधि होती है, उसमें से आप कोई भी धन निकालेंगे तो वो पार्लियामेंट से आपको पास कराना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा। जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती आप एक भी रुपया संचित निधि से नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो देखिए, जो राज्यसभा है उसकी दो पावर हैं, एक 249 है और एक 312 है। ये दोनों आर्टिकल हैं जो राज्यसभा के विशेष पावर के लिए देता है। आर्टिकल 249 ये कहता है कि कोई इशू जो देश के लिए बहुत ही ज़रूरी हो, वो राज्यसभा, मान लीजिए कि राज्यसभा कह दे कि इस पे संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस पर कानून बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हमारे संसद में क्या है कि जितने भी लॉ बनाने का जो भाग है उनको अलग अलग सूचियों में डिवाइड किया गया है, जैसे राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, और केंद्र सूची। केंद्र सूची में क्या कर सकते हैं कि उसी को संघ सूची भी कहते हैं। संघ सूची में सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मान लीजिए कि राज्य सूची में कोई ऐसा विषय है जिस पे लगता है कि कानून बनाना ही चाहिए, तो राज्यसभा एक लॉ पास करके, एक बिल पास करके लोकसभा को कह देगा कि तुम राज्य सूची पे कानून बनाओ। जबकि राज्य सूची पे कौन कानून बना सकता है? राज्य बना सकता है। लेकिन जैसे ही राज्यसभा एक बिल पास करके लोकसभा के पास भेजेगा कानून बनाने के लिए, तो लोकसभा को वो पावर मिल जाएगी, वो राज्य सूची पे कानून बना सके। ठीक है, और वो किस में दिया है? वो आर्टिकल 249 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? देखिए, जितनी भी बाकी शक्तियाँ बच गई थी जो राज्यों को और केंद्र को दी गई, बाकी जो शक्तियाँ दी गई वो पार्लियामेंट को दी गई, संसद को दे दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो देखिए, साधारण विधेयक को ऐसा नहीं है, वित्त विधेयक में नहीं है, धन विधेयक में नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें जो दोनों सदन हैं उनको अलग अलग बहुमत से, विशेष बहुमत से पास करना पड़ता है। संविधान में संशोधन करना बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए दोनों सदनों में उसे विशेष बहुमत से पास कराया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? पहला देखिए क्या लिखा है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। नेक्स्ट है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। तीसरा है, विधेयक में किए जाने वाला संशोधन के संदर्भ में सदन असहमत हो। और चौथा है, विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा इसको। देखिए क्या है, पहले तो आपातकाल की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों सदनों को बुलाया जाए, ये गलत है पहला। सेकंड देख लीजिए, मान लीजिए कि एक लॉ लोकसभा ने बनाया और उसे भेजा गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा में कहा कि इसे हम पास नहीं कर पाएंगे और मना कर दिया, तब ये लॉ ज़रूरी है तो प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुलाएगा और एक जगह बुला के बात करेगा, इस लॉ को पास कराने की कोशिश करेगा। इसे ही कहते हैं संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट सेशन, तभी बुलाया जाएगा। तो बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट जो सी नंबर ऑप्शन है, मान लीजिए कि लोकसभा में एक लॉ बनाया, उस लॉ को भेजा गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने कुछ इसमें कहा कि संशोधन कर लो, लोकसभा ने कहा हम संशोधन नहीं करेंगे, तब दोनों में विवाद हो जाएगा। फिर प्रेसिडेंट आएगा और एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा जहाँ पे ये लॉ पास होंगे। तो बी और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक में। ये प्रोविज़न एक ही बार बुलाया जा सकता है और वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में, मतलब साधारण जो विधेयक होता है उसी में ज्वाइंट सेशन का प्रोविज़न है, और किसी विधेयक में
जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं बुला सकता। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस विधेयक में ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है, तो साधारण विधेयक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट बुलाता है, प्रेसिडेंट ही संयुक्त सेशन की बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो देखिए ज्वाइंट सेशन अभी तक भारत में 4 बार हो चुके हैं। स्वतंत्र भारत में कितनी बार ज्वाइंट सेशन हो गए? 4 बार हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट सेशन जो होते हैं उसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? देखिए सत्रावसान मतलब समाप्त करना नहीं होता, मतलब मान लीजिए कि एक 6 महीने में एक बार बैठते हैं ये लोग, तो बैठ गए और सब चीज़ काम हो गया तो ख़त्म करने का मतलब उसे क्लोज करने का जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वो प्रेसिडेंट के पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, उसे पार्लियामेंट का वो मेंबर तो नहीं होता है लेकिन वो पार्लियामेंट में जाके बोल सकता है जो भी चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो देखिए जैसे संसद स्टार्ट होती है तो पहला जो आवर होता है वो होता है प्रश्नकाल, तो इसलिए प्रश्नकाल पहले आता है। पहला विषय प्रश्नकाल होता है कि जितने भी एमपी होते हैं, मान लीजिए सरकार में जो एमपी हैं वो विपक्ष में जो एमपी है, तो विपक्ष वाले सरकार वाले से कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो ये से ही प्रश्नकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो भारत की देन सिर्फ एक प्रणाली है, भारत ने शून्य निकाल दिया था। भारत ने कौन सा काल दिया था? शून्य निकाल दिया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने भी एक प्रथा जोड़ी, हमने भी एक यूनिकनेस चीज़ दी, और वो क्या दिया था? शून्य निकाल दिया था। तो फ्रेंड्स ये थे लगभग 40 क्वेश्चन, और आई होप कि आप 40 के 40 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आ रहे होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं। जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर में हुए हैं या जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए लाया गया है। आई होप ये एफर्ट आपके लिए अच्छा लगा होगा। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, इसको भी देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 45 क्वेश्चन तक हैं, तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। तो देखिए जो पहला सूची आवर होता है वो प्रश्नकाल होता है, उसके बाद अगला जो सूची होता है, अगला आवर होता है, उसी में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जवाब देने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, उसी को शून्य आवर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्य को छुपाकर सदन का विशेष अधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? इसे मान लीजिए कि एक विपक्ष का आदमी, विपक्ष का ही मेंबर दूसरे मंत्री से प्रश्न पूछता है और उसे लगता है कि इस मंत्री ने जो जवाब दिया है इसमें कुछ तथ्य को छुपाया है या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसका जो वो हक के लिए प्रश्न उठाएगा, दोबारा प्रस्ताव लाएगा, वो विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी संसद कब से कब तक रही? तो लगभग देखिए जब 1947 के बाद से हमारा देश तो सरकार बनी नहीं, तो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, तो 47 से लेकर 1952 तक के बीच में जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही थी वो स्थायी संसद के रूप में काम कर रही थी, तो 1952 तक रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन पार्लियामेंट्री हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो जो हमारी संसद भवन है वो अब कब बनी थी? 1927 में बनी थी। और फ्रेंड्स बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए अब प्रोजेक्ट विस्टा करके एक प्रोजेक्ट आया जिसमें नई पार्लियामेंट बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन या पार्लियामेंट्री हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने पार्लियामेंट्री हाउस का उद्घाटन किया था। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन थे, लगभग कंप्लीट हो गए। अब देख लीजिए, अब थोड़े से आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए जो संसद है, मान लीजिए ये संसद है, ठीक है, संसद के 3 लोग होते हैं मेंबर। कौन? एक तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है। संसद के कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, 3 अंग होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और आपको अगर पार्लियामेंट से जितने भी क्वेश्चन हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये गारंटी के साथ है। और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं आप एक बार और रिवीजन कर सकते हैं इसको। काफ़ी यूनिकनेस क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के कुछ जो अच्छे एग्जाम है वहाँ पे हुए थे, वहीं से लिए गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो,
और वीडियो पसंद आए तो चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही जल्दी मिलेगा। और ये सारे इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी किसी टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन बदल के आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर रिपीट करते हैं। तो ये पार्लियामेंट हो गया, इसके बाद एक टॉपिक और है, उससे भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।